हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। हमारा जो चर्चा है वो हर सैटरडे को स्पेशल कार्यक्रम होता है, उसी के आधार पर आज भी हम यहाँ पर मिले हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास में कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर एक आज का जो टॉपिक था, पुराने जो टॉपिक था उस पर जनसंख्या पे बात हुई थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह पर्यावरण के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पर्यावरण के संदर्भ में विभिन्न आयाम हैं, अलग अलग विचारों पर इस पर बात करेंगे, अलग अलग जो कि आयाम हैं उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास जुड़े हुए हैं, मैं सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचूंगा और वे अपने विचार रखेंगे। पर्यावरण का जो समस्या है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह महामारी के दौर के कारण से यह भी और भी बड़ा इशू बन जाता है। इसके साथ ही साथ हम पिछले कई वर्षों से पर्यावरण के संकट से गुजर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्यगत इशू भी आते हैं, कई प्रकार की परेशानियां जो कि आ रही हैं हमारे साथ में। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो पर्यावरण के संदर्भ में अलग अलग जो विचार हैं, जैसे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही साथ में स्वास्थ्यगत जो परेशानियां होती है, अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों के कारण अलग अलग प्रकार के बीमारी जो उत्पन्न हो रहे हैं, वे सारी चीज़ें हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। इन सारे आयाम को चर्चा करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइटेड करके अपने स्टूडेंट्स के बीच में एक तरह से अलग अलग विचार रखेंगे। हमारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचता हूं मैं और अपने विचार रखते चलेंगे। ठीक है, पूरी तरह से जो जानकारी देंगे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। तो यह पूरा डिस्कशन स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, इसलिए हम उसी के आधार पर हम बात करेंगे, उन्हीं पर डिपेंड है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा संजीता, पहले आप बताएं कि पर्यावरण के मुद्दों को किस प्रकार देखते हैं, पर्यावरण के जो कि एस्पेक्ट्स हैं उसको किस तरह से आप विजुलाइज करते हैं। आप स्टार्ट करें, इस पर कुछ बात रखें अपनी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आज हम पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। हमारे चारों ओर जो उपस्थित वातावरण होता है, जो हमें अनुकूलित बनाता है एवं हम पर प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। इसको हम हर्ष कोविड के अनुसार देख सकते हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों का जीवधारियों पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रभाव है, जो जीवों के विकास एवं कार्यों को प्रभावित करता है। तो ये तो पर्यावरण हो गया। अब पर्यावरण जो है, हम अपने दैनिक गतिविधियों एवं अन्य कारणों से इसको प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जब वातावरण में उत्पन्न ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसके कई प्रकार इस प्रकार से हैं, जैसे कि जब वायु, जल एवं मृदा प्रदूषित हो जाती है तो उन सबको मिलाकर एक साथ पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण जो होता है वो वायुमंडल में जो है गैसों का एक निश्चित संगठन पाया जाता है, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% एवं अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो इनके संगठनों में जब मानवीय गतिविधियों या औद्योगिक कारणों, औद्योगिक इंडस्ट्री स्थापित हो रहे हैं तो उससे निकलने वाले गैसें एवं वाहनों से निकलने वाले गैसें, इन सभी से जो है वायुमंडल में गैसों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो उससे वायुमंडल और पर्यावरण जो है दूषित हो जाती है, तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। और उसका प्रभाव को हम देखें तो उससे जो है फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं, अस्थमा। यस, मैं आपके पास आऊँगा, इसका प्रभाव को आप बताएंगे बाद में। पहले मैं आपके पास एक और पर्सन के पास चलता हूँ, उषा, आप इस पर बताएं कि किस प्रकार आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे आप पर्यावरण को, प्रदूषण को समझते हैं, पर्यावरण जो है कि हमारे आसपास में किस तरह से प्रभावित कर रही है, कैसे इसे डिफाइन करना चाहेंगे। Thank you so much, sir. Good morning, sir, and good morning to all of you. Today's our topic is environment pollution. अगर हम environment pollution के बारे में बात करें तो यह बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कि आधुनिक और तकनीकी रूप से, दोनों ही रूप से हो सकता है। विकासशील समाज ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है।
इस समस्या से समस्त विश्व अवगत तथा चिंतित भी है और प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है वह दिन ब दिन खराब भी होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है और वैसे वैसे ही पर्यावरण की प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफी हद तक जिम्मेदार है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने कई तकनीकों का आविष्कार तो किया, लेकिन इसमें वो पर्यावरण को भी बहुत हद तक प्रदूषित करते जा रहे हैं और इससे उनके ही जीवन में, हमारे ही जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अभी देख सकते हैं कोविड-19। और बात यहाँ पे ये है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए जमीन पर कब्जा कर रहा है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए रासायनिक खाद्यों का प्रयोग कर रहे हैं और जिनसे न केवल भूमि बल्कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। और अगर हम देखें तो अगर हम इस बात पर गौर करें तो प्रदूषण वृद्धि का मुख्य कारण मानव की अवांछनीय गतिविधियां, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए इस पृथ्वी को कूड़े कचरों का ढेर बना रही है। कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने से जलवायु और भूमि प्रदूषण हो रहा है, जो कि संपूर्ण प्राणी जगत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगर हम बात करें डाउन ए के अनुसार, तो उन्होंने अपने पुस्तक द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट में बताया है, कहा है कि पृथ्वी के घटकों को ही पर्यावरण की प्रतिनिधि उन्होंने बताई है, जिसके अनुसार पर्यावरण को प्रभावित करने में मनुष्य का ही महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया है। पर इसका मैं खंडन करते हुए कहना चाहूंगी कि कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप जैसे कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जो कि पर्यावरण के प्रदूषण के मुख्य कारण भी बनते हैं। और मैं इनके प्रकारों, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। पर्यावरण के प्रदूषण अगर हम देखें तो यह मुख्यतः चार प्रकार होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अगर हम बात करते हैं जल प्रदूषण की, तो जल समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास के साथ जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो पहले गांव हुआ करते थे, अब वे विभिन्न उद्योगों की स्थापना के बाद शहर में तब्दील हो गए हैं और शहरों में अत्यधिक आबादी होने के कारण फ्लैट निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि एक फ्लैट में 3 से 6 परिवार आसानी से रह सकें। इन फ्लैट में कम स्थान पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है और वहां के भूमिगत जल भंडार पर दबाव पड़ता है, जिससे डीप बोरिंग निर्माण करते हुए वहां की भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है। ऐसी ही और कई अन्य समस्याएं भी हैं। अगर हम जल प्रदूषण पे और भी बात करें तो नदियों तालाब के जल एवं भूमिगत जल को भी मनुष्य अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषित करने में इन्होंने सागर को भी नहीं छोड़ा। अगर हम बात करें तो सागर किनारे कई स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सागर किनारे कई छोटी छोटी बस्तियां बन गई। वहां के लोग का जीवन यापन पर्यटकों के विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बेचकर होता है और जिससे वहां भी गंदगियां बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो मनुष्य, आपके पास मैं फिर से आऊँगा, वायु प्रदूषण पर आप बात करेंगे। आपने जल प्रदूषण को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है, इसके बाद मैं आपके पास फिर से आऊँगा। यस, नेक्स्ट मैं पहुँचता हूँ यहाँ पर यास्मीन। और यास्मीन, आप अपने विचार रखेंगे कि इसको किस तरह से आप देखते हैं। जी सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी ने पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में और उसका कारण बताया है, मैं उसी पर ही अपना राय रखना चाहूंगी। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण प्रकृति का बैंक है। इस बैंक में जमा पूंजी के सहारे जिंदगी का धंधा चलता है। पर्यावरण वह खोल है जिससे हम घिरे हुए हैं। धरती, जल, वायु, ध्वनि आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारा पर्यावरण सारी
प्रकृति है, पृथ्वी और आकाश के बीच का अंतराल है। राजनीति और भौगोलिक समस्याएं से विभाजित नहीं कर सकती। प्रदूषण के कारण आज गंगा मैली हो गई है, गलिया से बदबू आ रही है, आकाश वैशाली धूलों और धूलों से भर उठा है। प्रदूषण की समस्या इतनी कठिन हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वैसे यह जो प्रदूषण नामक समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, इसके पीछे वास्तव में मनुष्य का ही हाथ है। मनुष्य ने आवश्यकता से अधिक प्रकृति का दोहन किया है, जिसके फलस्वरूप प्रदूषण जैसी भयंकर समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है, जिसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकाला जा सका है। और प्रदूषण क्या है, इस पर भी मैं अपना विचार रखूंगी। प्रदूषण क्या है जिसके कारण आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, वह जल, वायु तथा भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में मिलकर कोई अवांछनीय परिवर्तन कर देता है, जिससे जल, वायु तथा भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आती है या उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण में सभी पदार्थ या तत्व होते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से वायुमंडल तथा पृथ्वी मंडल को प्रदूषित बनाकर पानी मात्र के जीवन एवं संसाधनों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ओके, गुड यास्मीन। ओके, आपके पास फिर से पहुंचते हैं। इसके बाद मैं पहुंचना चाहूँगा यहाँ पर अंजू प्रधान, अपने विचार रखेंगे। अंजू प्रधान। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण हमारे चारों ओर के वातावरण को या आवरण को पर्यावरण कहते हैं। आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसीलिए पर्यावरण के प्रदूषण है विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे मानव का विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह सिर्फ हमारे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है, जिसकी चपेट में पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु एवं निर्जीव वस्तुएं आ गए हैं। इसका दुष्प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। प्रदूषण का अर्थ जीवन का विकास स्वच्छ वातावरण में ही संभव है। पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों की मात्रा में जब वृद्धि या कमी हो जाती है, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, जिसे जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि उषा ने बताया उस 4 प्रकार के। इससे और भी है मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बताया था। इसमें और है रेडियो एक्टिव प्रदूषण और तापीय प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण का जीवन का मुख्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी के लिए जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में उपस्थित वायु गैसें होती हैं, जिसमें सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में होती है, जैसे कि संगीता ने बताया था उसकी मात्रा। उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण से कोयला, तेल, कारखानों की चिमनियों में धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैस आ जाती है, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों और धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़े के लिए हानिकारक होती है। जल प्रदूषण, जल ही जीवन है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बड़े बड़े नगरों के गंदे नालों तथा शिविरों का नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों के अन्य जल स्रोत में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
ध्वनि प्रदूषण आपके पास आते हैं आज एक नहीं। यस जो आपके पास आते हैं, फिर से आपने काफ़ी जी अच्छे से सर। डिफाइन किया इसको, इस पॉल्यूशन के जो सेक्शन को। यस संजीता, इस पर बताएंगे कि किस तरह से जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे जो समाज में या फिर मनुष्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, जो कि प्रदूषण जो भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? प्रदूषण के प्रकारों को तो मेरे सारे दोस्त बता चुके हैं। तो उसके जो प्रदूषण तो हो रहा है, पर उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों पे पड़ता है, उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि जब वायु प्रदूषित हो जाता है तो अस्थमा, फेफड़े का कैंसर और श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। और जल प्रदूषित होता है तो प्रदूषित जल का सेवन करने से जो है टाइफाइड, हैजा, पीलिया जैसे बीमारियां होती हैं। और उसमें नहाने एवं उसका यूज करने से चर्म रोग भी होते हैं। और ध्वनि प्रदूषण में जैसे जब वाद्य यंत्रों द्वारा प्रदूषित होता है तो जैसे तो श्रवण बाध्यता होती है, बहरापन होता है तथा मानसिक तनाव एवं चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। और मृदा प्रदूषण से जो है उससे पोषक तत्वों में कमी आने लगती है और जिन पोषक तत्वों की हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है वो सही मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो रहे हैं तो उससे जैसे परमाणु प्रक्षेपण केंद्र स्थापित हो रहे हैं तो और लगातार प्रक्षेपित होने से जो है वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है और उससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा किरणें। तो ये जो हैं वो हमारे आनुवांशिक रोग का कारण बनते हैं। ये जो जीन की संरचना होती है वो उसमें ही उसको म्यूटेट कर देते हैं, जिससे आनुवांशिक रोग जैसे विकलांगता, अपंगता और कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। और इसके प्रभाव के अलावा हम इसको प्रभाव भी हम तो देख चुके हैं, तो इसको रोकने के उपाय भी हमारे सामने आता है। ओके संजीता, आपके पास आते हैं, रोकने के उपाय के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर अलग तरीके से। बाकी ये बताओ उषा की जो वर्तमान समय में जिस प्रकार से प्रदूषण हावी है, जिस प्रकार से प्रभाव पड़ रहे हैं, कई इसमें मानसिक तौर से बीमारी जो कि मनुष्य के लिए एक घातक हो सकता है, साथ ही साथ में हर क्षेत्रों के लिए, चाहे पर्यावरण हो सकता है, मिट्टी में प्रदूषण होता है, मिट्टी से समस्या है, वायु प्रदूषण है, वायु से समस्या है, इस तरह से जीव जंतुओं में भी समस्या इस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो हर प्रकार के जो हैं समस्या उत्पन्न होती है। मैं ये बताइए कि जिस प्रकार से प्रदूषण फैलता है उसके लिए वह कौन इस तरह से जिम्मेदार है? मुख्य रूप से हम किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये सरकार इस तरह से जो कि पूरी तरह से निर्वहन नहीं करना चाहती, या पूरी तरह से देखना नहीं चाह रही है कि पर्यावरण प्रदूषण को कुछ उपाय नहीं सुलझा रही है, या फिर जो कि मनुष्य किस प्रकार से इससे एक तरह से इसको फैला रहा है, या पूरी तरह से देखें कि यह जो पॉल्यूशन है जो कि इंडिया में ही यह लिमिटेड है या फिर अदर कंट्रीज़ में भी लिमिटेड, मतलब किस तरह से फैल रहा है, क्या है इसका स्वरूप, किस तरह से है, देखते हैं आप उषा। यस सर, जैसे मैंने पहले ही अपने बातों में बताया था कि पॉल्यूशन है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण मानवीय स्रोत नहीं है, इसके प्राकृतिक स्रोत भी हैं। जैसे मैंने ज्वालामुखी और भूकंप जैसी कुछ बातों को भी रखा था कि प्राकृतिक कारणों से भी प्रदूषण होता है। और जैसे कि आपने कहा कि सरकार ने भी कुछ इसकी अधिनियम, मतलब कुछ नियम, जैसे स्वच्छता अभियान, ऐसे कुछ अभियान भी चलाए हैं जिस पर कार्य हो रहे हैं, जिस पर पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वे कार्य कर रहे हैं। परंतु मानव का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण पे या उसके रोकथाम में अपना भी जन भागीदारी पूर्णतः दे, और यह उसकी इनके अपने जीवन शैली में भी इसे लागू करें। अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण की बात करते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी, ताकि आवास के लिए वनों की कटाई ना हो और खाद्य पदार्थों में उत्पादन में वृद्धि हो, और उसके लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद्य का इस्तेमाल करना होगा, और कूड़े कचड़ों का पुनः प्रयोग करना होगा, जिससे यह पृथ्वी कूड़े
कचड़ों का ढेर बनने से बच जाएगी। साथ ही साथ आम लोग हैं, उन लोगों में जागरूकता बनाने के लिए उन्हें पर्यावरण के लाभ और उसके प्रदूषित होने पर उससे होने वाली समस्याओं के विस्तृत जानकारी उन्हें देनी होगी। और लोगों को जागरूक करने के लिए उनके मनोरंजन के माध्यमों द्वारा उन्हें आकर्षक रूप से जागरूक करना होगा, जैसे कि नुक्कड़ नाटक और कुछ नाट्य माध्यमों से, गीत के माध्यमों से और कुछ टेक्निकल जैसे कि फोन वगैरह के माध्यमों से स्नोकल बना करके उन्हें जागरूक करना होगा। यह काम समस्त पृथ्वी वासियों को मिलकर करना होगा ताकि हम अपने उस पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें, और जो कि हमारे जीवन का वो आधार प्रदान करता है, उसे हम सुरक्षित रह सकें। ओके, गुड और गुड आपके पास फिर से आएंगे। यास्मीन, ये बताइए कि जो पर्यावरण में प्रदूषण जिस तरह से हो रहा है, वह प्रदूषण क्या किसी विशेष क्षेत्र में है या फिर पूरी तरह से व्याप्त है, संपूर्ण क्षेत्रों पर व्याप्त है? मतलब क्या किसी विशेषीकृत देश विशेष पर है या फिर किसी संपूर्ण देश में देख सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी विशेष देश में देखते हैं, या संपूर्ण विश्व में यह स्थिति भयानक मतलब इस तरह से बनी हुई है? कैसा इसका विस्तार के संदर्भ में कुछ बताएंगे यास्मीन? जी सर, ये पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत विकराल रूप है इसका। ये प्रदूषण है विश्व स्तरीय पर ही बहुत बड़ा खतरा रूप से है देखा जा सकता है, और इसका निवारण हम सभी को, पूरे देश और पूरा विश्व सभी को मिलकर ही करना जरूरी है। और इस पर बहुत सारी नीतियां हैं भारत सरकार द्वारा, और विश्व द्वारा भी इनका संगठन होता रहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु। और इस पर भारत सरकार की नीतियां है, उस पर मैं बताना चाहूंगी। जैसे जल प्रदूषण अधिनियम के लिए है, वायु प्रदूषण अधिनियम के लिए है, और मृदा प्रदूषण अधिनियम के लिए है। तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और 1977, जल प्रदूषण के बड़े स्तर को देखकर 1963 में एक गठित कमेटी ने जल प्रदूषण और निवारण हेतु एक कानून बनाने की सलाह दी। तत्पश्चात घरेलू तथा औद्योगिक बहिष्करण उस जल में नहीं मिलने दिया जाए जो पानी पीने के स्रोत, कृषि उपयोग तथा मत्स्य जीवन के पोषण योग्य हो। और इसके उद्देश्य से एक विधेयक वर्ष 1969 में तैयार किया गया और 30 नवंबर 1972 को संसद में प्रस्तुत किया गया, और ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया। इसी प्रकार जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक अन्य कानून जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977 को लाया गया था, और जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड व्यापक अधिकार पर मिलता है, और वह जल प्रदूषित करने पर दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। जल प्रदूषण निवारण के लिए यह नियंत्रण रखने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को अधिकार प्रदान करता है कि वे विषैले, नुकसानदेह और प्रदूषण फैलाने वाले कचरों को नदियां और जल प्रवाहों में फेंकने और प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण और पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च 1981 को यह अधिनियम पारित हुआ था, और 16 मई 1981 को यह लागू हो गया। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ी, अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। 1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया, और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम भी इसी प्रकार 1972 में लाया गया। कृषि उद्योग और शहरीकरण से वनों का क्षरण हुआ है। वनों के अत्यधिक कटने से वन्य जीवन जंतुओं की कई प्रजातियां लुप्त हुई है, यह लुप्त होने के कगार पे है। वन्य जीवन में लुप्त हो जाती है जो प्रजातियां, उनको बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे कि सन 1952 में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का गठन किया। इसी बोर्ड के अंतर्गत वन्य जीवन पार्क और अभ्यारण्य बनाए गए हैं। 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, और इसको व्यवहारिक और प्रभावी बनाने के लिए 1986 और 1991 में संशोधन भी किया गया। ओके, गुड
गुड। काफ़ी अच्छे जो आपने जो जिस तरह से आपका अलग अलग डाइवर्सिटी था वही काफ़ी अच्छा था जो आपने इंक्लूड किया इस पॉइंट में, जो कि अलग अलग अधिनियम से संबंधित हैं। वेरी गुड, काफ़ी अच्छे से हैं। अच्छा, मैं ये आप लोगों के पास में जाना चाहूँगा एक बार फिर से, आप लोगों के साथ में समराइज़ करिए, इसको कंक्लूड करिए, कोशिश करिए कि किस तरह से जो पर्यावरण प्रदूषण है उसे आप और हम मिल करके किस तरह से इसको समाधान कर सकते हैं। सरकारी प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ सरकार जो कि अलग अलग स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से या रैंकिंग तैयार करके या फिर अलग अलग स्पेशल एक बोर्ड बना करके या फिर कह सकते हैं स्वच्छता शहर, जो इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बना करके कई प्रकार से हैं, सरकार अपने तरह से प्रयासरत है ही। साथ ही साथ हम भी इसमें कई जो है भागीदारी इस पर ले रहे हैं, एनजीओज़ के माध्यम से भी देखते हैं कि स्वच्छता पर बात की जा रही है। तो हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त एक स्वस्थ समुदाय की बात की जा रही है। तो इसके लिए आप ये बताइए कि किस तरह से इसे कंक्लूड करना चाहेंगे, आप इस तरह से कंटेंट को किस तरह से आप देखेंगे। संजीता, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप 1 मिनट का समय लीजिए, 1 से 1.5 मिनट का, ये इसे कंक्लूड करिए कि किस तरह से आप देखते हैं इसे। इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए एक तो व्यापक रूप से वृक्षारोपण करना चाहिए। उसके लिए जो है गवर्नमेंट अभी जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको ग्रीन हाईवे में बदल रही है, जो सड़कों के नीचे जो है वृक्षारोपण करके। और स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर को जो है 5 स्टार रैंकिंग दिया गया था और 3 स्टार रैंकिंग में भी 9 जिलों को शामिल किया गया था। तो इससे जो है लोग प्रोत्साहित होते हैं कि हम अपने एरिया को जो है साफ सफाई करके अच्छे से रखें। और एक तो वस्तुओं की रिसाइकलिंग प्रोसेस से भी जो है वस्तुओं को हम एक बार यूज करके जैसे उसको फेंक देते हैं, तो उनको साफ सफाई करके उनको रिसाइकलिंग प्रोसेस से पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। उसके लिए जो है प्लास्टिक को अलग, और जैसे घरेलू कचरे हैं तो उनको जो है एक तो गोधन न्याय योजना लागू किया गया है, उसमें हम उसको कंपोस्टिंग के बना के उसको फिर से जैविक खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। और एक तो जागरूकता पैदा करके और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जगह जगह पे उनको लोगों को जागरूक करके ये प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। यस उषा, यस बताएं कुछ। यस सर, अभी हम देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके उपाय के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया था कि रैंकिंग की बात की थी कि कौन से शहरों में कि मतलब शहरों में क्या स्थिति है। तो अगर हम देखते हैं तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषण वाले जो शहर हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ विश्व की कई शहरें हैं जो कि प्रदूषण के स्तर को कम करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ शहरें ऐसी भी हैं जहाँ तेजी से ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो विश्व के सबसे अधिक प्रदूषण वाले शहरों की अगर हम सूची की बात करें तो कानपुर, दिल्ली, बनारसी, पटना, पेशावर, कराची जैसे कुछ अन्य शहर हैं जहाँ वायु की गुणवत्ता का स्तर काफी खराब हो रहा है। साथ ही साथ शहरों में जल और भूमि प्रदूषण की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे इन शहरों में जीवन स्तर काफी दयनीय हो गया। और यह वह समय है जब लोगों को शहरों का विकास करने के साथ ही प्रदूषण स्तर को भी नियंत्रित करना अति आवश्यक है, अन्यथा हमें एक भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे इस समस्या को रोकने के उपायों के बारे में। तो इस समस्या पर यदि हम आज मंथन नहीं करेंगे तो प्रकृति संतुलन स्थापित करने के लिए स्वयं कोई भयंकर कदम उठाएगी और हम मनुष्यों को प्रदूषण का भयंकर परिणाम भुगतना होगा। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अत्यधिक पेड़ लगाने होंगे, प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने से बचना होगा, हमें प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल में परहेज करना होगा। इसके लिए कुछ नो प्लास्टिक जैसे कुछ अभियान भी चलाए जाते हैं, रैलियां भी निकाली जाती हैं कुछ एनजीओस के माध्यम से। साथ ही साथ प्लास्टिक के बैग्स ना यूज करके कपड़े के बैग यूज करने के लिए भी कहा जाता है। हमें प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल में भी काफी परहेज करके हम प्राकृतिक प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण में परहेज कर सकते हैं। कूड़े कचरों को इधर उधर ना फेंक के डस्टबिन में डालें ताकि उसकी रिसाइकलिंग की प्रोसेस अच्छे से हो सके।
साथ ही वर्षा के जल का संचय करते हुए भूमिगत जल को संरक्षित करने का प्रयास हमको करना होगा। पेट्रोल, डीजल, बिजली के अलावा हमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों से भी ऊर्जा का विकल्प ढूंढने होंगे, जैसे कि जल आदि, और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के प्रयोग पर बल देना होगा। अनावश्यक एवं अनुपयोगी ध्वनियों पर रोक लगानी होगी, जैसे कि शादी ब्याह जैसे अन्य खुशी के माहौलों में बहुत ही तेज ध्वनि में, तीव्र ध्वनि में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, डीजे वगैरह बजाए जाते हैं, उस पे हमें एक लिमिट बनानी होगी और साथ ही साथ उसमें हमें रोकथाम भी करना होगा। और तकनीकी के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग व परीक्षण हो रहे हैं, उस पर भी हमें एक सीमा बनानी होगी और हमें ऐसे तकनीकों का विकास करना होगा जिससे यातायात के साधनों द्वारा प्रदूषण न फैले। सबसे अहम बात यह है कि हम मनुष्यों को अपने पृथ्वी को बचाने के लिए सकारात्मक सोच रखनी होगी तथा निस्वार्थ होकर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए कार्य करना होगा। हमें मन में यह ध्येय रखकर कार्य करना होगा कि हम स्वयं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके पास जो कि आपका एक वे को बताता है। और यह जो पर्यावरण प्रदूषण की जो हमारी समस्या है उसको हम अपने तरीके से हम निपट सकते हैं, कई प्रकार के प्रयासों से हम निपट सकते हैं। हम इस तरह से देख सकते हैं कि अलग अलग जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हमें ही इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। प्रयास जो है हमें अपने पहले कदम हमें खुद से उठानी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी कचरा है वह किसी बाह्य चीज़ों के लिए नहीं है, बाह्य लोगों के लिए नहीं है, यह पृथ्वीवासियों के लिए है और पृथ्वी को सफाई करने के लिए पृथ्वीवासियों को ही आगे बढ़ कर के इसमें काम करना होगा। तो इस प्रकार से जो भी कचरा है वह पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, कचरा किसी बाहर क्षेत्र पर नहीं जा सकता है, बाह्य वायुमंडल पर नहीं जा सकता है। तो इसके लिए प्रयास खुद को करनी चाहिए और इसको डिकम्पोज करनी चाहिए अलग अलग तरीके से, और इसे रिसाइकल के माध्यम से हम भी इसे कई तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं, इसके फॉर्म कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रयास है वह जारी है, सरकार इस प्रकार प्रयास कर ही रही है। साथ ही साथ में NGOs भी, संस्थाएं हैं, कई सारे प्रयास कर रही हैं। खुद को आगे बढ़ कर के हमें इस तरह से प्रयास करनी चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हमारे आने वाले भविष्य जो कि पीढ़ी है वे इस तरह से सुधर सकती है और आने वाले दिनों में कई सारी समस्याएँ से निपट सकती है, जो इस तरह से हमें एक तरह से हमें जो जीवन की सीढ़ी है वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज के जो डिस्कशन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ही अच्छा रहा है, सराहनीय डिस्कशन रहा है। आप लोग यहाँ पर जोड़ करके बहुत ही अच्छा बनाया इस जो कि डिस्कशन को, और इस तरह से जो हमारा डिस्कशन है वो आगे भी चलता रहेगा। अलग अलग डिस्कशन हर जो कि सैटरडे को होगा। तो इस तरह से आप सभी जुड़ करके इस तरह से अगली कड़ी में हम आपके साथ में जुड़ेंगे। आज के डिस्कशन के लिए इतना ही रखेंगे, काफ़ी अच्छा है, जो सेशन रहा था काफ़ी अच्छा था। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।